नमस्कार बच्चों। और आज मैं कक्षा 10 का संसाधन विकास तथा नियोजन ये टॉपिक इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए सर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज मैं अपने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए, संसाधन विकास तथा नियोजन टॉपिक का नाम ये है। संसाधन किसे कहते हैं ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए, संसाधन विकास ये क्यों आवश्यक है। मानव जीवन के लिए संसाधन विकास बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना संसाधनों के मानव अपने जीवन को सुचारू रूप से नहीं चला सकता, ना ही उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन अगर उसमें डालने के लिए आपके पास पेट्रोल नहीं है तो क्या उस गाड़ी का उपयोग आप कर सकेंगे और अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चला सकेंगे? ऐसा नहीं हो सकेगा। तो संसाधन जो है मानव जीवन को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए जरूरी है कि संसाधनों का विकास हो। जब विकास होगा तभी तो वो आप तक पहुंचेंगे। ऐसे ही तो होता है, जब कोई चीज़ का विकसित अवस्था में होती तभी तो आपको मिलती है। यदि उसकी कमी होगी तो वो आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए संसाधन का विकास अति आवश्यक है मानव जीवन के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो उच्च वर्ग के लोग, जैसे कि कहना चाहिए कि अमीर लोग थे, उन्होंने संसाधनों का दोहन अच्छी तरीके से किया और अच्छी तरीके से उन्होंने उनका उपयोग किया। लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे सभी संसाधनों का उपयोग कर सकें। इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो समाज था वो दो भागों में बंट गया है, एक संसाधन संपन्न भाग और एक संसाधनहीन भाग। ठीक है, मतलब सबको संसाधन जो है न्याय संगत रूप से प्राप्त नहीं हो रहे थे। और क्योंकि मानव का स्वभाव ही लालची होता है, इसलिए वो संसाधनों का जो दोहन कर रहा था वो आवश्यकता से अधिक हो रहा था, जिससे कि पृथ्वी का जो संतुलन था वो बिगड़ा जा रहा था। पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और ओजोन परत का क्षरण हो रहा था। प्रदूषण की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही थी। तरह तरह की बीमारियां समाज में उत्पन्न हो रही थी। इस प्रकार की जो ये क्रियाएं हो रही तो क्यों हो रही थी? क्योंकि मानव जो है पृथ्वी का जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, ये संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त हुए? प्रकृति से ही तो प्राप्त हुए हैं। तो इन संसाधनों का दोहन जो है वो अतिशय कर रहा था। इस वजह से जो है हमारा समाज भी हानि प्राप्त कर रहा था और जो हमारी प्रकृति है उसे भी हानि और असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो रही थी। तो इस वजह से जो है क्या हुआ कि पूरे विश्व के ने ये सोचा कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन संसाधनों का विकास अच्छी तरह से हो सके। इसके लिए सन 1992 में जो है क्या हुआ कि ब्राजील का एक शहर था। कब? 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरो, ठीक, रियो डी जनेरो शहर है। उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक, उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उस सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि सब जितने भी संसार के लोग हैं, जितने भी मानव जाति है, उसको न्याय संगत रूप से संसाधनों की प्राप्ति हो सके। ऐसा ना हो कि एक ही वर्ग संसाधन की प्राप्ति कर रहा है और दूसरा नीचे होता जा रहा है। ठीक, और दूसरा क्या है कि हमारी प्रकृति का जो असंतुलन बन रहा था वो असंतुलन सही हो जाए और पृथ्वी हमारी संतुलित अवस्था में आ जाए, उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। ये उसका उद्देश्य था। इसमें लगभग 100 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया जो कि किससे संबंधित था? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन से और जैव विविधता से। उस पर उन सबने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हस्ताक्षर करने के बाद एक एजेंडा 21 आप लोगों ने सुना भी होगा, एजेंडा 21 या 21, एजेंडा 21 जो था वो भी जारी किया गया। ठीक, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यही था कि हमारे जो समाज है उसको न्याय संगत संसाधनों का बंटवारा हो सके। और क्या दूसरा उद्देश्य ये था कि सतत पोषणी विकास समाज के हर स्तर को प्राप्त हो सके और पृथ्वी पर जो असंतुलन उत्पन्न हो रहा था, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही थी, ये सब जो है ठीक हो जाए। तो एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 जो है आपका, एजेंडा 21 ये एक प्रकार से अगर आप कहें तो एक कार्य की सूची है जो हम अपनी पृथ्वी को संतुलित रखने के लिए, समाज को एक न्याय स्तर संसाधनों का उपयोग देने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, ये पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए जिस प्रकार के कार्य करेंगे उसकी एक सूची तैयार करी गई एजेंडा 21 में। ठीक,
ये जितने भी इस तरह के वो हुए उसमें उसके लिए ये जो है एजेंडा 21 तैयार किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, आपको कार्य बता दिए गए कि ये कार्य करने से, ये आप मेरी भाषा में समझ लीजिए कि ये कार्य करने से जो है आपका वातावरण सही होगा, इन समस्याओं को दूर होगा। ये इस तरीके से इस एजेंडा 21 में किया गया। और सतत पोषणीय विकास का क्या मतलब है? देखिए, सतत पोषणीय विकास का मतलब यही है कि हम जो है संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि हमारी पृथ्वी का कोई भी नुकसान ना हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन उपलब्ध बने रहें। हम वर्तमान में ऐसा ना हो कि उन संसाधनों का इतना उपयोग कर लें कि वो खत्म ही कर दें और आने वाली पीढ़ियों तक उन संसाधनों का उपयोग ना पहुंच पाए। समझ में आया? तो इसलिए जो है इस एजेंडा 21 और जो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी से जो सम्मेलन हुआ है वो रियो डी जेनेरो शहर में हुआ है, उसका उद्देश्य यही था कि पृथ्वी पर किस प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाए, चाहे वो मानव जाति में हो चाहे प्रकृति में हो। इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से संसाधनों के विकास के लिए ये प्रयास किए गए। अब आता है नियोजन। नियोजन का अर्थ क्या होता है? जब इन संसाधनों का हमें विकास करना है तो हमें ऐसी कोई प्रक्रिया तो अपनानी होगी जिसकी वजह से इनका विकास हो सके। भाई, हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले कोई योजना बनाते हैं कि मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो हम यही तो योजना बनाते हैं कि हम सुबह उठेंगे, जल्दी से तैयार होंगे, खाएंगे पिएंगे, इतने बजे निकल जाएंगे, यही तो योजना बनाते हैं। ऐसे ही संसाधनों के विकास के लिए भी हमें नियोजन की आवश्यकता होती है। एक प्रकार की प्रक्रिया बनानी पड़ती है, एक प्रकार की योजना बनानी पड़ती है जिसके तहत इन संसाधनों का विकास होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसमें अब क्या होता है कि जैसे भारत है, ये जो है संसाधन के तौर पर देखा जाए तो बहुत विविध है। इसमें कहीं कोई क्षेत्र बहुत संसाधन संपन्न है, कोई क्षेत्र जो है वो बहुत संसाधनहीन है। जैसे कि आप ले लीजिए मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये कोयला और खनिज तत्वों की तरफ पे कितनी संपन्न है। ऐसे ही आप ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश, वो जल संसाधन के तौर पर संपन्न है। लेकिन अगर आप इसी जगह पर ले शीत मरुस्थल लद्दाख, जो किसी संसाधन संपन्न नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है। तो इनमें आप देख रहे हैं असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, कहीं पर संसाधन बहुत है, कहीं पर बहुत कम है। तो इनमें संतुलन स्थापित हो सके, मानव इन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग कर संतुलन स्थापित कर सके, इस क्रिया को हम कहते हैं नियोजन। जहाँ पर संसाधन बहुत हैं वहाँ से संसाधन लेकर निम्न स्थानों पर जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ पहुँचाया जा सके। जहाँ से कोई, जैसे कि राजस्थान में बहुत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा है ना, तो उससे बहुत से कार्य संपन्न होते हैं, उन कार्यों का उपयोग अन्य राज्य भी कर सके। इस तरीके का जो नियोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? नियोजन। ये नियोजन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, ये प्रथम चरण है आपका विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करना, ठीक, और उनकी एक सूची तैयार करना। क्या, देखिए, जैसे आप मान लीजिए किसी देश में बहुत सारे संसाधन हैं, हम उनकी पहचान कर लेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन है, यहाँ पर बहुत कम है, तो उनकी एक सूची तैयार कर लें। ये सूची हम कैसे तैयार कर सकते हैं? जैसे कि हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर सकते हैं, मानचित्रण कर सकते हैं, वहाँ के संसाधनों की मात्रा या गुणात्मक इनमें क्या क्या गुण है इनका अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से करके हम एक सूची तैयार कर सकते हैं कि इन प्रदेशों में संसाधन संपन्न है। ठीक, जब ये सूची बनकर तैयार हो जाएगी तब हम क्या करेंगे? दूसरा चरण हमारा क्या आएगा? संसाधन विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए नियोजन का ढांचा तैयार करना। फिर दूसरे चरण में हम योजना बनाएंगे कि इस योजना से इन संसाधनों का हम दोहन कर सकते हैं और दोहन कर जो निम्न राज्य हैं या जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ले जाकर दूसरे राज्यों में पहुँचा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योजना तो हमने बना ली, लेकिन उसके लिए हमें एक नियोजन यानी एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। नियोजन का ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि भाई ये मान लीजिए हम किस तकनीक का उपयोग करके यहाँ से संसाधन का दोहन कर सकते हैं। ठीक, कौन से साधन का प्रयोग करके संसाधन को दूसरे प्रदेश तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, कौन सी जो संस्था होगी जो इस कार्य को संपन्न कराएगी। इस तरीके की प्रक्रिया किसमें होती है? हमारे द्वितीय चरण में होती है। ठीक, अब समझ में आ रहा है आपको ना? अच्छा, अब थर्ड जो हमारा जो तीसरा जो है चरण वो क्या है? संसाधन विकास की योजनाएं तथा राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। समझ में आया? इसमें क्या है, मान लीजिए आपने हमारे उसमें संसाधन विकास की योजनाएं बनाएगी कि ये जो है संसाधन को विकास करने के लिए योजनाएं बन गई और राष्ट्रीय विकास की योजनाएं अलग बनी। अगर दोनों में तालमेल नहीं बैठा, ठीक,
मान लीजिए कोई योजना की शुरुआत हो गई किस जल्दी और इस योजना की शुरुआत हुई बाद में, तो इनमें समन्वय आपस में बैठेगा? नहीं होगा। अगर इस योजना के लिए कुछ बजट निकाला गया और मान लीजिए उतना ही बजट इस योजना के लिए निकाला गया, तो क्या इनमें आपस में समन्वय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समन्वय का मतलब आपस में मेल जोल हो जाना। ठीक, जब दोनों योजनाएं एक दूसरे को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी तो उनमें मेल हो पाएगा और सफलता प्राप्त हो पाएगी। तो ये 3 चरण होते हैं नियोजन के, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पढ़ना है संसाधन संरक्षण। देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है? कोई भी संसाधन है, यदि हम उसका रक्षण यानी उसके रक्षा नहीं करेंगे, उसे बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, तो एक ना एक दिन वो नष्ट नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, अगर हम उसका अतिशय प्रयोग करते रहेंगे और उसके रक्षण के लिए कुछ भी नहीं सोचेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो जब हम इन संसाधनों की दृष्टि से उनका संरक्षण करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण। ठीक, तो इन संसाधन संरक्षण आपके समझ में आ गया होगा, इसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत हमें मृदा संसाधन पढ़ना है, भूमि संसाधन पढ़ना है। 10th क्लास में ये दोनों दिए गए हैं। तो अभी मैं आज आपको मृदा संसाधन के बारे में पढ़ाती हूँ। तो मृदा संसाधन में आपको क्या पढ़ना? मृदा कहते किसे? देखिए, जमीन के ऊपर जो कुछ पोषक तत्व होते हैं, पेड़ पौधे जिसमें उगते हैं, एक मोटी परत होती है जो कुछ सेंटीमीटर तक मोटी होती है, और क्या कहते हैं, इसमें जीव जंतु तमाम तरह के तत्व होते हैं, इन सबको मिलकर एक परत बनती है, उपजाऊ ह्यूमस जिसमें मेन तत्व होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मृदा या मिट्टी, जिससे पौधों का अस्तित्व होता है, उस मृदा या मिट्टी, ये भी एक प्रकार का संसाधन है जो मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इन मृदाओं का वर्गीकरण जो भारत की उच्चावच है और भारत का भूमि है, इन सबको मिलाकर इनका जो वर्गीकरण किया गया वो इस प्रकार है। देखिए, भारत की मृदाओं को बांटा गया है आपकी बुक के अनुसार: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बनी मृदा, और एक आपकी होती है, इसमें मैंने नहीं लिख पाया है, बता देती हूँ आपको, पर्वतीय मृदा, एक लवणीय मृदा। इतनी मृदाएं आपकी होती है। ठीक, और भारत का जो मिट्टी का विभाजन किया गया उसके अनुसार मिट्टियाँ जो है वो 8 प्रकार की होती हैं, और आपकी बुक में ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा जो होती है वो मृदा होती है जो नदियां अपने साथ बहाकर जो अवसाद लाती हैं उनका निक्षेप यानी कि जमाव जिस स्थान पर कर देती हैं, उससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। ये कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपकी क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो इसी मिट्टी से बना हुआ। भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? इसी मिट्टी का विस्तार, क्योंकि उत्तर भारत का पूरा मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक, तो ये मृदा कौन सी है? जो नदियां निक्षेपित करती हैं, जमाती हैं जो मिट्टी, वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा को आपको आयु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर और एक खांगर। बांगर किसे कहते हैं? बांगर वो मृदा होती है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ठीक, पुरानी मृदा, पुरानी जलोढ़ कहते हैं इसको, और इसको नई जलोढ़ कहते हैं। जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता वो बांगर कहलाती है, और जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष प्रतिदिन पहुंचता है वो जो है खादर कहलाती है। ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है और इसमें जल धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, और इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये मृदा होती है। इसमें किस किस चीज की कृषि की जाती है? चावल, गन्ना, गेहूं, जूट, ये यहाँ अच्छी तरीके से उत्पन्न हो जाते हैं। भारत की बहुत सी जनसंख्या जो है इसी मृदा पर ज्यादातर निवास करती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बांगर, खादर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। इसके बाद आती है आपकी काली मृदा। काली मृदा जो है इसका रंग काला होता है। इसका रंग काला क्यों होता है? एक तो ये बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उसकी बनी होती है, जो लावा निर्मित होती है। जब ये ठंडी होती है तो ये काली मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसमें टिटेनी फेरस एक तत्व होता है, उसकी अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग काला दिखाई देता है। ठीक, और ये इसमें मैग्नीशियम, पोटाश, चूने की अधिकता होती है, और इस मृदा में फास्फोरस की कमी होती है। ठीक, इस मृदा को रेंगुर मृदा, कपासी मृदा भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली भी मृदा कहते हैं। ठीक है, तो इस मृदा को रेंगुर मृदा और कपासी मृदा क्यों कहते हैं? कपासी मृदा से इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसमें कपास बहुत अच्छी तरह से उग जाता है। इसके अलावा इसमें जो है खट्टेपनों की
खेती भी अच्छी तरीके से हो जाती है। ठीक है, नींबू, आंवला, इस तरह के फल इस प्रकार की मिट्टी में बहुत अच्छे से उगते हैं। ये बात समझ में आई। स्वतः जुताई की मृदा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये मिट्टी जो होती है पानी धारण करती है अच्छी तरीके से, और जब ये गीली हो जाती है तो बहुत चिपचिपी हो जाती है, और चिपचिपी हो जाती है और ये लेसेदार बन जाती है। जब ये सूखती है तो इसमें अपने आप दरारें पड़ जाती हैं, जैसे किसी ने इसकी जुताई कर दी, इस तरीके की दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद इसके क्षेत्र कौन कौन से? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में ये जो मृदा है आपको पाई जाती है। इसके बाद आपकी आती है लाल पीली मृदा। ठीक, लाल पीली मृदा जो है ये भी जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टाने, जो ग्रेनाइट नीस आग्नेय चट्टाने उनसे ये मृदा बनी होती है। ठीक है, लेकिन इसका रंग पीला क्यों होता है, पीला या लाल? ये फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, और जब ये पानी इसमें ज्यादा मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है। ठीक, तो ये कौन सी मृदा होगी आपकी? लाल पीली मृदा। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? बुंदेलखंड के पठार में, राजमहल की पहाड़ियां में, झारखंड में, और क्या कहते हैं कुछ उड़ीसा के क्षेत्र में ये मृदा जो है आपकी पाई जाती है। ठीक, इसमें कौन कौन सी चीज? इसमें मोटे अनाज अच्छी तरीके से जो है हम उगा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे ज्वार, बाजरा, चना, मटर, सरसों, मूंगफली, तिल, इस प्रकार के जो अनाज हैं, मोटे अनाज जिन्हें हम कहते हैं, वो इस मृदा में उनका उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद आपकी आती है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा, जो लेटराइट शब्द है, लेटर शब्द है, ये लैटिन भाषा के लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ऐसी मृदा जो ईंट की तरह दिखती है। और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर तापमान बहुत ऊंचा रहता है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बारिश के कारण क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो निर्क्षालन की प्रक्रिया के कारण जमीन के नीचे स्तरों में चले जाते हैं। निर्क्षालन की प्रक्रिया जानते हैं, पानी ज़्यादा बरसा और पानी में तत्व घुल के क्या हुआ, मिट्टी के जो इस मिट्टी में स्तर पाए जाते हैं उसमें नीचे स्तरों में चली जाती है, और ऊपर की मिट्टी जो होती है अनुपजाऊ हो जाती है और ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ठीक, उन क्षेत्रों में ये जो है लैटराइट मृदा पाई जाती है। तो इस लैटराइट मृदा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम की पहाड़ियाँ, मेघालय के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें पहाड़ की सीढ़ीनुमा कृषि होती है, वो जो क्षेत्र हैं वो आपके लैटराइट मृदा के क्षेत्र हैं। ठीक, इनमें क्या इनमें खेती किसकी होती? चाय, कॉफी और काजू की खेती जो है इसमें हो जाती है। ठीक, इनके ढलानों पर, पहाड़ों के ढलानों पर आपने देखा होगा जब आप पहाड़ कभी गए हो, चाय, कॉफी और काजू की खेती जो है इन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होती है। तो लैटराइट, अगर आपसे कोई पूछे कि चाय कॉफी की खेती किन क्षेत्रों में होती है, तो जिन क्षेत्रों में लैटराइट मृदा होती है और जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के नाम से आप समझ रहे होंगे जो मृदा मरुस्थल में पाई जाए, इसे शुष्क मृदा भी कहते हैं। ठीक, ये पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र आप जानते हैं, वहां पर ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, ह्यूमस मिट्टी का तत्व है उसकी कमी होगी और चूने की अधिकता होती है। ठीक, लेकिन अगर इस मृदा में थोड़ी सिंचाई की जाए, अच्छे से सिंचाई हो जाए, तो इसमें जो है खेती की जा सकती है। ये हो आ गई आपकी मरुस्थलीय मृदा। उसके बाद आपकी वन मृदा। वन मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ वन अधिक पाए जाते हैं, वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वहाँ ये आपकी पाई जाती है वन मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? वन मृदा। ठीक, अब अपने इसके बाद आपकी लवणीय मृदा। आपको पता है लवणीय मृदा में लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको मैंने बताया है, ये चीज़ होगी। और हाँ, मरुस्थलीय मृदा में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इस मिट्टी को बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सुखा दें तो हम नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने इन मिट्टियों का बंटवारा आपको बताया, वर्गीकरण किसे कहते हैं, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, मैं इसे दूर करने का प्रयास जरूर करूँगी। धन्यवाद।